बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस उसका आगाज़ कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.1 को ख़त्म फिनिश खलास कर चुके हैं। और अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ रवाना होंगे, लेकिन 8.2 तक पहुंचने के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आपको एक्सरसाइज 8.2 समझ आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशंस जो है इसको समझने के लिए वेक्टर एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अब चूंकि जब आप 3 डायमेंशंस के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी होगी। उसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ वगैरह क्या होते हैं, ये बताने के लिए वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने बड़े ज़रूरी हैं। तो मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करता हूँ यूनिट वेक्टर से। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से वाज़ह है, यूनिट मीन 1। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो लें और वो 1 के बराबर आ जाए उनको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? दोज वेक्टर्स whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 are called unit vector। अब जब हमने वेक्टर को डिफाइन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरोहेड का इस्तेमाल करेंगे। ए के ऊपर एरोहेड लगा देंगे, या ए के ऊपर हाफ एरो का निशान लगा देंगे, या ए के नीचे एक लाइन लगा देंगे। और चौथा तरीका जो है ये पुराना हो चुका है। जब ये कंप्यूटर के ऊपर टाइपराइटर पर ये नोटेशंस अवेलेबल नहीं थी तो उस वक़्त जो वेक्टर होता था उसको बाकी लफ्ज़ों की निस्बत थोड़ा सा मोटा करके लिखते थे। तो हमने ये फैसला किया था कि जब हम कुछ लिख रहे होंगे तो उसके अंदर जो वेक्टर आएगा उसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की निशानी लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये वेक्टर है। ठीक है। और अब यूनिट वेक्टर जो है होता तो ये वेक्टर ही है, तो लेकिन ये वेक्टर की एक ख़ास किस्म है। यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाता है उनको हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर हैं। तो इसलिए यूनिट वेक्टर को भी डिनोट करने की कोई ना कोई नोटेशन होनी चाहिए। तो इसलिए यूनिट वेक्टर के लिए भी हम कोई ना कोई ख़ास नोटेशन यूज़ करते हैं और देखते हैं वो क्या है। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए is denoted as ए के ऊपर ऐसे करके टोपी डाल देंगे। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होगा? एंड इट्स फार्मूला इज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो जो चीज़ आपको हासिल होगी उसको हम क्या कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये एक वेक्टर है मेरे पास। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो विच इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16। योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आ गया मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर इसका मैग्नीट्यूड निकाला मैंने 29। इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं
2 over square root of 29 plus 3 over square root of 29j plus 4 over square root of 29k। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया है। अब आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके देखें तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के इक्वल। ये देखिए ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं किसके बराबर आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। 16 और 4 20 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर किसके बराबर आया? 1 के बराबर। तो ये एक वेक्टर था, ये मैंने उसका यूनिट वेक्टर निकाला और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर आई जे के क्या होते हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि एक्स एक्सिस पर यूनिट फासले पर एक पॉइंट ले लेता हूं। यूनिट फासले से मुराद ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर, 1 यार्ड, कोई भी यूनिट जो है ना, जो भी यूनिट होगा वो 1 होगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1, y और z एक्स एक्सिस पर क्या होते हैं? 0 0। इसी तरह y एक्सिस पर यूनिट फासले पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम रखा मैंने b और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 1 0। इसी तरह एक पॉइंट लिया मैंने z एक्सिस के ऊपर जिसका ओरिजिन से फासला 1 यूनिट है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 1। राइट। एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेक्चर दे रहे होते हैं दरमियान में, इनका कोई टाइम तो कोई है कोई नहीं, तो लोड शेडिंग चली जाती है जिसकी वजह से जो है ना ये हो सकता है कि अब आपको पिक्चर जो है वो डार्क नज़र आ रही हो। ठीक है, लेकिन नज़र इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आ रही होगी। तो ये मैंने क्या किया, 3 पॉइंट लिए ए बी सी जिनका ओरिजिन से फासला 1 यूनिट है। मैंने जब पहला लेक्चर दिया था तो मैंने कहा था कि अगर ये 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर ये कोई पॉइंट है PXYZ, तो इसको जब हम ओरिजिन के साथ मिला देते हैं तो ये एक वेक्टर बन जाता है। ठीक है, और उस वेक्टर को हम फिर कैसे लिखते हैं? OA वेक्टर इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? X, Y, Z के बराबर होगा। राइट, ये वेक्टर को लिखने का तरीका था। अब ये भी देखिए, ये 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0। ये भी 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 1 0, और ये भी 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट है 0 0 1। जिस तरह इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाया था तो एक वेक्टर बन गया था, इसी तरह इस पॉइंट को भी ओरिजिन के साथ मिलाएंगे, ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा और ये तीसरा वेक्टर बन जाएगा। अब ये जो 3 वेक्टर बने हैं, ठीक है, ये तीनों वेक्टर जो हैं ये ऐसे वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। इसका नाम हम रख देंगे आई यूनिट वेक्टर, इसका नाम जे और इसका नाम के। तो आइए डिफाइन करते हैं। टेक द पॉइंट ए बी सी ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, Z axis respectively at a unit distance from origin. At a unit distance from origin. तो फिर O से लेकर A तक ये एक वेक्टर बन गया जिसके कोऑर्डिनेट, जिसको इस तरीके से जब लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो ये आ जाएगा 1 0 0। इसी तरह O से लेकर B तक एक दूसरा वेक्टर बन गया 0 1 0। O से लेकर C तक एक तीसरा वेक्टर बन गया 0 0 1। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसका नाम हमने रख दिया आई। अब आई जो है, आई जे के ये यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर हैं, इनके नीचे लाइन लगा दें
या ऊपर इस तरह टोपी डाल दें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन आई जे के अलावा जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर ये वाली नोटेशन लगानी बहुत जरूरी है। तो इसका नाम रख दिया गया आई, इसका नाम रख दिया गया जे, इसका नाम रख दिया गया के, और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ऐसे। ठीक 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 ठीक। तो ये थे यूनिट वेक्टर आई जे के। अब मैंने जो है ये शुरू में जब वेक्टर डिफाइन किया था तो वेक्टर को मैं इस तरीके से लिखता था। अब मैं प्रूफ करूंगा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको नोट कह दें, ठीक है, यानी हमने साबित करना है, प्रूफ कि एक्स वाई जेड को, ये वेक्टर है, वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आज के बाद हमें इख्तियार मिल जाएगा, जो भी तरीका हमें सूट करेगा उसी तरीके से इसको लिख दिया करेंगे। आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई जेड। अब आपको जो मैंने वेक्टर इन 3 डायमेंशन की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, वो तीनों प्रॉपर्टीज आपके जहन में होनी चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स 0 0 प्लस 0 y 0 plus 0 0 z, have you any kind of ethos? Your answer should be no, never, not at all। क्योंकि जब इसको आप ऐड करेंगे, पहले में ऐड होगा x प्लस 0 प्लस 0, तो यही चीज आ जाएगी। 0 प्लस वाई प्लस 0, ये चीज आ जाएगी। 0 प्लस 0 प्लस जेड, ये चीज आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एडिशन की प्रॉपर्टी के तहत, राइट। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी कि अगर आपके पास ये k है और ये x1 y1 z1 है, तो ये k हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी। तो उस प्रॉपर्टी के तहत अगर ये k यहां से कॉमन निकलता है तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां से देखें x कॉमन निकलता है, मैं x को बाहर निकाल लूंगा 1 0 0, और यहां से y को बाहर निकाल लूंगा 0 1 0, प्लस z को बाहर निकाला 0 0 1। अब 1 0 0 का नाम मैंने क्या रखा था? इसका नाम रखा मैंने i यूनिट वेक्टर। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? i यूनिट वेक्टर प्लस y इंटू 0 1 0 की जगह पे क्या आएगा? j यूनिट वेक्टर, और 0 0 1 की जगह पे क्या आएगा? k यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा z इंटू k, तो विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आज के बाद हमें इख्तियार मिल गया कि हम वेक्टर को चाहे स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में लिखें, चाहे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की शक्ल में लिखें, देयर विल बी नो एनी डिफरेंस। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। दोनों की डेफिनेशन सेम है। और ये डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट जो है, ये जब आपने प्लेन के बारे में डिस्कस करना है, लाइन के बारे में डिस्कस करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है और गौर से जो है ना इस टॉपिक को आपने समझना है, क्योंकि आगे इसके बाद चल के मैं फिर आपको डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में बताऊंगा, और फिर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता इनका डिफरेंस क्या है, तो इसके डिफरेंस में भी के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, ये जब भी हम कोई लाइन लेते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाती है। मसलन ये देखें, आइए दयान हैदर साहब, ये जरा इसको पकड़े, ये 3 डायमेंशन का मॉडल है, राइट। ये फर्ज कर लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये कोई लाइन है, फर्ज कर लिया 3 डायमेंशन के अंदर। ये देखें, ये कोई लाइन है। अब ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, ये वाई एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रही है, और ये जेड एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो जब लाइन 3 डायमेंशन के अंदर होगी तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन बनाती है इसका नाम अल्फा है, और वाई एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाती है इसका नाम बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाती है इसका नाम गैमा है। तो अल्फा, बीटा और गैमा ये 3 एंगल हैं जो कि लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रही है। इनको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल।
और अगर इनके साथ कॉस लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। थैंक यू वेरी मच। तो आइए डायरेक्शन कोसाइंस को फिर डिफाइन करते हैं। इफ ए लाइन L makes an angle alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis, z-axis respectively, ठीक है। ये लाइन L है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा, और जेड एक्सिस इधर होगा, जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रही है। इनका कॉस ले लें, देन कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स that is cos alpha, cos beta, cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। इनका कॉस ले लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन या वेक्टर, क्योंकि वेक्टर भी एक लाइन ही होती है, ठीक है। where alpha, beta, gamma are called डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल कहेंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन एंगल हो तो उनका कॉस ले लें तो वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। These are also denoted as cos अल्फा को हम L के साथ डिनोट करेंगे, cos बीटा को M के साथ, और cos गैमा को N के साथ डिनोट करेंगे। राइट और राइट। अब ये इसको आप क्वेश्चन समझ लें या आर्टिकल समझ लें। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। यानी ये एक वेक्टर है और वेक्टर एक लाइन होती है, तो यानी इसका डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं और साबित करना है। एंड प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। पहले तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि साबित करेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन कोसाइंस ही इनको क्यों कहा जाता है? डायरेक्शन साइन क्यों नहीं कहा जाता? डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब इस बात का जवाब जो है वो मैं आपको इसके अंदर दूंगा। सॉरी, वो दरमियान में कॉल आ गई थी। मैं ये आपको बता रहा था कि इनको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहा जाता है, डायरेक्शन साइन क्यों नहीं कहा जाता। इस चीज का आंसर आपको इस प्रूफ के अंदर जो है ये मैं देने वाला हूं। अब ये है वेक्टर मेरे पास ए, ये वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपने इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x को स्क्वायर करके, y को स्क्वायर करके, z को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला आज ही मैंने आपको बताया, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर किसके बराबर है? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर ए मैग्नीट्यूड की जगह पे आ गया x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू j
प्लस जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब ये जो आई का कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं कॉस ऑफ अल्फा। राइट राइट। तो कॉस अल्फा एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू आई का जो है कोफिशिएंट एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। जो वाई जे के साथ लगा हुआ है इसको हम कहेंगे कि ये कॉस ऑफ बीटा है। अब से थोड़ी देर बाद इसका आंसर देने वाला हूं कि इसको कॉस अल्फा मैंने क्यों कहा, इसको मैंने साइन अल्फा क्यों नहीं कह दिया। इसका आंसर थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल लेक्चर के साथ जुड़े रहें, थोड़ी देर बाद इसका आंसर आने वाला है। n इज इक्वल टू कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू जेड का जो कोफिशिएंट है यहां पे k आ जाएगा। k का कोफिशिएंट जो है नॉट z का, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस ऑफ गैमा जेड स्क्वायर। तो ये है जी, अगर कोई वेक्टर दिया हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका। अब ये देखें, ये जो वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, इसको जब मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। इसको ओरिजिन के साथ मिलाया तो ये वेक्टर बन गया ए। ठीक है, अब ये देखें, ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। ठीक 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 ठीक। यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाली इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, ये वाली लेंथ एक्स के बराबर होगी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, ओपी। ये किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ अल्फा, कायदा बटा 72 यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ओपी को लिखा जा सकता है ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस अल्फा फिर किसके बराबर आ गया, एक्स ओवर ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसलिए मैंने जो है इसका नाम क्या रखा था, कॉस ऑफ अल्फा। अब बाय डेफिनेशन ये जो ओपी है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है, बीटा। तो अब ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, वाई के बराबर। तो वाई ओवर ओपी किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ बीटा के बराबर। तो वाई ओवर ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ बीटा के बराबर। तो फिर कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसका नाम कॉस रखा बीटा। इसी तरह कॉस गैमा को भी इसके बराबर कहा जा सकता है। उसके बाद फिर हमने साबित करना है कि इनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो आंसर 1 के बराबर आता है। तो फिक्रा लिखेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 2 3। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास, प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनका ले लें एलसीएम, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ऊपर भी क्या आ गया, नीचे भी क्या आ गया, एक जैसी रकम आ गया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो बस साबित हुआ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।